हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेक्टर। तो भाई जो वेक्टर है इसको हम क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि वेक्टर को हम पढ़ते क्यों हैं, वेक्टर है क्या। तो जैसे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, 11th क्लास में भी पढ़ा था कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सभी फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हो। अब जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इसमें इनको रिप्रेजेंट करने का, इनको लिखने का एक अलग तरीका है। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका बना रखा है। क्यों बना रखा है? क्योंकि हमें उस क्वांटिटी के सिंबल को, जो हमने उसको लिखा हुआ है, उसके रिप्रेजेंटेशन को, उसके सिंबल को, उसको देखते ही हमें ये पता लग जाना चाहिए कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूं भाई कि जो फोर्स है ना, जैसे फोर्स है, आपको पता है फोर्स क्या है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि आपने इसको पढ़ा हुआ है फोर्स को 11th क्लास में, 9th क्लास में, 9th में आपने इसको पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, तो आप शायद इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं बता पाओगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। या मैं आपसे पूछूं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये बताओ स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप इनके बारे में नहीं बता पाओगे क्योंकि आपने इन क्वांटिटीज को पहले सुना नहीं है, देखा नहीं है। आपने फोर्स को तो पढ़ा हुआ 9th क्लास में, तो फोर्स को आप बता दोगे ये वेक्टर है। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट को आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो आप नहीं बता सकते ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं बता देता हूं, देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम थी इसको सोल्व करने के लिए कि भाई कैसे हमें, मतलब कुछ ऐसा तरीका बनाओ, ऐसा एक मेथड बनाओ कि हमें किसी भी क्वांटिटी को देखते ही पता लग जाए, चाहे उसको हमने पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कि वो स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है। तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का या रिप्रेजेंट करने का एक अपना अलग तरीका होता है। ठीक है। जैसे स्केलर क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मास है तो मास को ऐसे लिख देंगे, स्केलर है। अगर वेक्टर क्वांटिटी को लिखेंगे ना, वेक्टर क्वांटिटी को, जैसे फोर्स है तो फोर्स को ऐसे सिर्फ एफ से नहीं लिखेंगे। ठीक है। आपने देखा होगा फोर्स को या तो ऐसे लिखा मिलेगा या फोर्स को कैसे लिखा मिलेगा, ये जो एफ है ना इसको बोल्ड लेटर में लिखेंगे, बोल्ड लेटर में, मतलब इसको, ये आपको ज्यादा डार्क मिलेगा, सॉलिड लाइन मिलेगी ज्यादा ऐसे। तो या तो ये इस तरीके से लिखेंगे या इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को या तो ऐसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन का सिंबल ए, और उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। या इसको कैसे लिखेंगे, बोल्ड लेटर में लिख देंगे, ए को बोल्ड लेटर में। ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी को अगर बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है इट मीन्स वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। लेकिन जितनी स्केलर क्वांटिटी है, मास है, टाइम है, इनको सिंपल, जैसे हम कोई भी लेटर लिखते हैं ऐसे लिख सकते हैं, टाइम है, लेंथ है, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का एक अलग मेथड या एक तरीका हमने डेवलप कर लिया। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो अलग अलग तरीके हैं, या तो उसके ऊपर एरो लगा दो या उसको बोल्ड लेटर से लिखो। ठीक है। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी बुक में वेक्टर क्वांटिटीज को बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी ये वाला मेथड फॉलो करता है।
बाकी जो रेफरेंस बुक्स हैं जैसे प्रदीप है, उसमें आप ये तरीका देखोगे, ऐसे लिखा मिलेगा वेक्टर क्वांटिटीज को, ठीक है। तो ये था मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब देखो जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको ग्राफिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज को ग्राफिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम देखेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज को, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको ग्राफिकल मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल मेथड से किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, ये एरो ऐसे रिप्रेजेंट एरो से। अब इसमें इस एरो के अंदर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, टेल पॉइंट। दिस इज टेल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज हेड पॉइंट। दिस इज हेड एंड दिस इज टेल। आप जो एरो की लेंथ कंसिडर करोगे या जितनी लेंथ का आप एरो बनाओगे, इसकी जो लेंथ है ना, इसका भी मीनिंग होता है। ऐसा नहीं कि आप कितनी भी बड़ी लाइन बना दो, छोटी बना दो अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं होता। जो लेंथ इसकी लेंगे उसका मीनिंग है, वो किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है। लेंथ ऑफ एरो will be equal to magnitude of vector quantity, magnitude of vector। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा एरो की जो लेंथ है, ठीक है। या सेकंड देख लो इसमें एक बार, जो डायरेक्शन होती है ना एरो की डायरेक्शन है, जैसे आपने यहाँ पे एरो की डायरेक्शन ये है, मतलब अगर मैं इधर भी लगा सकता हूँ इसमें एरो, तो एरो की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एरो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट और इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो जो एरो की डायरेक्शन है वो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। टोटल मैंने इसमें ना अभी 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, ये जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट को टेल पॉइंट बोलेंगे, इस पॉइंट को हेड पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। जो लेंथ है ना एरो की, लेंथ जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और जो डायरेक्शन है ना एरो की, ये एरो की डायरेक्शन किस को रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल से इसको हम समझेंगे। मान लेते हैं कि अपने पास जैसे कोई भी मैंने एक ब्लॉक ले लिया, ये एक ब्लॉक मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स, ये मान लो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये मान लेते हैं कि ईस्ट है, ये साउथ है और ये हमारी वेस्ट है, ठीक है। ये ब्लॉक है कोई भी, इसका कुछ मास मान लिया। अब इस ब्लॉक के ऊपर ना 2 फोर्स लगे हुए हैं, 2 फोर्स लगे हैं। एक फोर्स तो लगा हुआ है 6 न्यूटन का फोर्स है और उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ। डायरेक्शन क्या है उसकी, नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में लगा हुआ है और 6 न्यूटन का फोर्स है। सेकंड फोर्स जो इस पे लगा हुआ है ब्लॉक के ऊपर, वो आपका है 8 न्यूटन। मैग्नीट्यूड कितना है उसका, 8 न्यूटन। और उसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन उसकी मैं मान लेता हूं ईस्ट दे रखी है, ईस्ट, ठीक है। तो इस ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्स लगे हैं, 6 न्यूटन नॉर्थ में, 8 न्यूटन ईस्ट में, ठीक है। अब इन दोनों फोर्सेस को हमें ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना है। दोनों फोर्सेस को ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना है।
इनका दोनों फोर्सेस का डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, मतलब ग्राफिकल मेथड से इनको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो भाई यहाँ पे जैसे ये आपका हो गया ब्लॉक, ये ब्लॉक हो गया, तो ये मान लो आपका ब्लॉक है, ये आपका ब्लॉक है, इस पे दो फोर्स लगे हुए हैं। एक फोर्स तो लगा हुआ है 6 न्यूटन नॉर्थ की तरफ, तो ये हो गया 6 न्यूटन नॉर्थ की तरफ, दिस इज 6 न्यूटन, ठीक है। एक फोर्स लगा हुआ है ईस्ट की तरफ, 8 न्यूटन ईस्ट की तरफ, तो ये हो गया मेरा 8 न्यूटन ऐसे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इस वेक्टर की लेंथ को मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है और कंपैरेटिवली इसकी जो लेंथ है वो स्मॉलर है, क्योंकि ये जो वेक्टर है जो 6 न्यूटन है नॉर्थ की तरफ, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 6 न्यूटन है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 न्यूटन है, ठीक है। तो ये दोनों एरो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों फोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, चाहे वो फोर्स है, चाहे वो एक्सेलरेशन है, चाहे वो वेलोसिटी है, उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें ये था हमारा मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ऐसे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद देखो इसमें हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे कि जो वेक्टर्स हैं उनकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। There are so many types of vector and few of them we will discuss here. So अगर मैं types की बात करता हूँ, types of vector, टाइप्स ऑफ वेक्टर। हाँ भाई एक छोटी सी चीज और यहाँ पे डिस्कस करनी थी हमें, क्या था कि जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड होता है जो वेक्टर का, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये वेक्टर था मेरा, फोर्स वेक्टर था, इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इस कोई भी वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, अगर आपने ऐसे इस पे दो लाइनें लगा दी, इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या हो गया, ये मॉडुलस लगा दिया मैंने इसका। तो जो मॉडुलस होता है ना किसी भी वेक्टर का, वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको किसी का भी मैग्नीट्यूड लिखना है, उसको रिप्रेजेंट करना है मैग्नीट्यूड को, तो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर पे मॉडुलस लगा देंगे, या सिंपली क्या करो, आप उस वेक्टर का ना एरो हटा दो, उस वेक्टर का आपने एरो हटा दिया, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एरो नहीं लगा रखा, जैसे यहाँ पे फोर्स के ऊपर एरो नहीं है, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, फोर्स वेक्टर नहीं है ये उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। क्योंकि किसी भी वेक्टर के पास दो चीज होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो ये सिर्फ किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड को बताएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। जो वेक्टर की टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे। देखो भाई वैसे तो वेक्टर की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें से कुछ टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो क्या है, फर्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, कोई मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, सबसे ज्यादा इसका यूज होगा यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर होता है ना, ये एक ऐसा वेक्टर होता है, ऐसा वेक्टर होता है जिसके पास जो मैग्नीट्यूड है ना वो यूनिट है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। तो अगर जितने भी यूनिट वेक्टर हैं, ये मान लो यूनिट वेक्टर है, जैसे यूनिट वेक्टर ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स, यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी, चाहे किसी भी क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर क्यों ना हो, चाहे किसी का भी यूनिट वेक्टर क्यों ना हो, इन सभी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड जो है सभी का वो 1 के बराबर है, मैग्नीट्यूड इज यूनिट। अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, मान लो जैसे फोर्स का यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब यह है कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है।
तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो 1 होता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डेफिनेशन क्या होती है इसकी। द वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, द वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, and it represent only direction, तो भाई जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना उसमें मैग्नीट्यूड तो सभी का यूनिट ही होता है, लेकिन वो सिर्फ हम किस लिए यूज करते हैं, वो सिर्फ हम डायरेक्शन को शो करने के लिए, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। अब जैसे कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, जैसे मेरे पास वेक्टर ए है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए। ठीक है, ए कुछ भी हो सकता है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। तो ये आपका क्या है, एक ए वेक्टर है। इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। भाई किसी का भी यूनिट वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर को देखो, वेक्टर को लिखने का तरीका क्या था, उसके ऊपर एरो लगा दिया, लेकिन यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका, यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका ये है कि उसके ऊपर एरो की बजाय क्या लगा दें, उस पे एक कैप लगा दें, कैप। ठीक है, तो अगर किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगी है, जैसे फोर्स के ऊपर कैप लगी है, ठीक है, एक्सेलरेशन के ऊपर कैप लगी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कैप लगी है, ठीक है, मोमेंटम के ऊपर कैप लगी है, कोई भी वेक्टर है अगर उसके ऊपर कैप लगी है, ये कैप क्या क्या बताती है कि एक तो इसके ऊपर कैप लगी है तो ये है तो वेक्टर ही। ठीक है, अगर किसी पे कैप लगी तो हमें पता लगेगा कि वेक्टर है, और ये कैसा वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो ये हमें दो चीजें बता रही है, एक तो इस क्वांटिटी के बारे में ये बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या बता रही है इस क्वांटिटी के बारे में कि ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी इसके अंदर है। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 1 है, यूनिट है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर लिखेंगे, यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो यूनिट वेक्टर को का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो 1 होता है, तो उसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए को डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक यूनिट वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर का, जिस वेक्टर को आपने उससे डिवाइड किया है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई किसी भी वेक्टर को ना, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। आप इसको इस तरफ ले आएंगे ना तो यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये तो हो गया ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ये फॉर्मूला, ये रिलेशनशिप याद रखनी है आपको कि किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये जो ए कैप है ना, यहाँ पे ए कैप है, ये क्या है, ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। वेक्टर ए की डायरेक्शन में मतलब ये है कि जो डायरेक्शन वेक्टर ए की है ना, जो डायरेक्शन वेक्टर ए की है वही डायरेक्शन किसकी है, इस यूनिट वेक्टर की है, इस यूनिट वेक्टर की है।
तो जो डायरेक्शन ए की है, ए वेक्टर की है, वही डायरेक्शन किसकी है, इस यूनिट वेक्टर की है। लेकिन इस यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो ए की डायरेक्शन में, अगर आपको ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए को, वेक्टर ए को डिवाइड कर देंगे ए के मैग्नीट्यूड से। बस इसको ऐसे याद रखना है। अब देखो, कुछ यूनिट वेक्टर्स हैं जो वेरी स्पेशल हैं, बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए। जैसे अगर कोई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, अगर कोई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसको लिखने का एक अलग, हमारे पास एक अलग मेथड है। ठीक है, तो अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, यूनिट वेक्टर कैसा है, यूनिट है, और अगर उसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो वो हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो इसको लिखते हैं आई, स्मॉल आई, दिस इज स्मॉल आई, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे। तो स्मॉल आई कैप मीन्स इट इज ए यूनिट वेक्टर along the x-axis. Okay, unit vector along y-axis. तो y-axis के along जो यूनिट वेक्टर है उसको कैसे लिखेंगे, y-axis के यूनिट वेक्टर को लिखेंगे यहाँ पे j, स्मॉल j कैप। तो स्मॉल j कैप इज ए यूनिट वेक्टर which is along the y-axis. Similarly, unit vector along z-axis, तो z-axis के along जो यूनिट वेक्टर है उसको कैसे लिखते हैं बेटा, उसको लिखते हैं स्मॉल k कैप। तो i कैप, j कैप, k कैप, ये 3 वेक्टर होते हैं। i कैप along x-axis, j कैप along y-axis and k कैप along z-axis। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। अब ये था हमारा यूनिट वेक्टर। इसके बाद हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे वेक्टर की, दिस इज इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, यहाँ पे हम ये पता लगाएंगे कि वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं। इक्वल वेक्टर्स, भाई वेक्टर्स जो हैं उनके पास क्या क्या होता है, वेक्टर्स क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर अपने पास है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों की क्या सेम है, डायरेक्शन सेम है। मान लो डायरेक्शन दोनों की वर्टिकली अपवर्ड है, वाई एक्सिस के अलोंग है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है ना, दोनों मार्कर की लेंथ सेम है, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों वेक्टर का क्या सेम है, डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। अगर किसी भी दो वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। ठीक है, जैसे एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर है कोई, तो इसका जो इक्वल वेक्टर होगा, ये वेक्टर मैं इसको वेक्टर ए मान लेता हूँ, वेक्टर ए। ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, और इसको मैंने ग्राफ की फॉर्म में ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट किया एक एरो से। इस वेक्टर ए को कैसे लिखा मैंने, ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट किया एरो की फॉर्म में। अब मेरे को लिखना है इसका इक्वल वेक्टर। तो ये कोई वेक्टर है, दिस इज वेक्टर बी, तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है ए और बी की, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो देखो दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर। बोथ क्या है, इक्वल है, बोथ आर इक्वल वेक्टर। तो भाई कोई भी दो वेक्टर्स कब बराबर होंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा,
और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर। एंड थर्ड टाइप इज ए नेगेटिव वेक्टर। ए नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर कैसे लिखेंगे, देखो नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर कैसे लिखेंगे, देखो ये कोई भी वेक्टर ए है, मान लो दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है। अब आपको इसका नेगेटिव वेक्टर लिखना है, नेगेटिव। ए का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ए के बिल्कुल अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इसका, ये ए वेक्टर है, मेरे को इसका क्या लिखना है, नेगेटिव वेक्टर लिखना है ए का। तो एक बराबर लेंथ का एक वेक्टर ले लो, बराबर लेंथ का, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो ए से अपोजिट लेनी है आपको। तो ये जो वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों हैं तो इक्वल, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो मैं क्या बोलूंगा, वेक्टर बी, क्या बोलूंगा, वेक्टर बी इज नेगेटिव वेक्टर, इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए। यहां पे जो बी वेक्टर है ना वो किसके बराबर है, ए के नेगेटिव वेक्टर के बराबर है, ए के नेगेटिव वेक्टर के बराबर है, ठीक है। तो दिस इज नेगेटिव वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसे लिखेंगे, उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दो और लेंथ सेम रखो, तो वो क्या हो गया, उसका नेगेटिव वेक्टर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो फोर्थ टाइप क्या है वेक्टर की, फोर्थ टाइप है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, ये को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, फोर्थ को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। भाई को इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, को मींस सेम। तो ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, उनको क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर मान लो ये भी है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही जगह पे है, तो बोथ आर को इनिशियल वेक्टर, ठीक है, बोथ हैव सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है। दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर सी ले लेता हूँ, दिस इज वेक्टर सी, सो वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ऑल थ्री आर को इनिशियल वेक्टर, आर को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर कब होगा भाई, जब उनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद फिफ्थ टाइप क्या कहती है वेक्टर की, देखो फिफ्थ टाइप है कोलिनियर वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर। फिफ्थ क्या है भाई, कोलिनियर वेक्टर। अभी कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, देखो कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं, पैरेलल, कोलिनियर वेक्टर। जैसे एक वेक्टर ये हो गया, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी। सो ए एंड बी आर कोलिनियर, ए एंड बी आर कोलिनियर, दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों मतलब एक ही लाइन के अलोंग है, दोनों एक लाइन के अलोंग है, तो इनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे भी लिख सकता था, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। यहां भी क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की लाइन सेम है, दोनों की लाइन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड चाहे बराबर हो या ना हो, मैग्नीट्यूड को अलग ही ले लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, तो ए एंड बी बोथ क्या है, कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर, ठीक है। अभी सिक्स टाइप क्या है, सिक्स टाइप में ये लिख देता हूँ। सिक्स टाइप है आपकी प्लेनर पैरेलल वेक्टर। तो दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे, देखो भाई जैसे हमारे कोलिनियर वेक्टर ना, ये पैरेलल वेक्टर भी हैं, ये क्या है, पैरेलल भी हैं। अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो वो पैरेलल वेक्टर है। अब जैसे एक वेक्टर ये है, ठीक है, और एक वेक्टर आपका ये है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। तो दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है,
दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, जो लाइन है दोनों की, जो लाइन ऑफ एक्शन है जिसके अलोंग इनकी डायरेक्शन है ना, ये दोनों की लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो बोथ आर पैरेलल। और ये दोनों भी क्या थे, जो कुल लीनियर वेक्टर है वो भी पैरेलल वेक्टर होते हैं। तो सभी कुल लीनियर वेक्टर, ऑल कुल लीनियर वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, बट दिस वेक्टर, दिस बोथ वेक्टर ए एंड बी, ये पैरेलल तो हैं लेकिन ये कुल लीनियर नहीं है। कुल लीनियर होने के लिए बेटा डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है, और पैरेलल होने के लिए डायरेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है, वो उनकी जो डायरेक्शन है ना वो मतलब पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ये पैरेलल है लेकिन कुल लीनियर नहीं है, लेकिन ये जैसे ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ठीक है। तो सभी कुल लीनियर वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर होते हैं, लेकिन सभी पैरेलल वेक्टर क्या नहीं होते, कुल लीनियर नहीं होते। जैसे ये केस हो गया, ठीक है। अब जैसे एक केस और ले लेता हूं मैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर मान लो आपका बी है, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी। तो ये पैरेलल तो हैं, पैरेलल तो हैं, लेकिन हाँ पैरेलल भी हैं और कोलिनियर भी हैं, पैरेलल भी हैं और कोलिनियर भी हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कोलिनियर वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर। यहाँ पे दो वेक्टर और रहते हैं हमारे, सेवंथ टाइप जो है, देखो ये क्या है, दिस इज सेवंथ टाइप, ठीक है। एक होता है लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड वेक्टर, लोकेलाइज्ड वेक्टर। अब जो लोकेलाइज्ड वेक्टर है ना, लोकेलाइज्ड वेक्टर है वो क्या होते हैं, ये होते हैं, ये ऐसे वेक्टर होते हैं, इनमें हम दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। ऐसे वेक्टर होते हैं जिनमें जो पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है, जिनका अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि भाई यहां से ये एक्ट करना शुरू करेगा या इस पॉइंट के ऊपर ये एक्ट करेगा। तो दोज वेक्टर विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और दोज वेक्टर विच हैव ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि भाई यहां पे ये अप्लाई करेंगे या इसको यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोज वेक्टर विच हैव, दोज वेक्टर्स which have a starting point, या मैं ये भी कह सकता हूं those vector which have, those vectors which have a point of application, which have a point of एप्लीकेशन, मतलब एक पॉइंट फिक्स होता है कि ये इस पॉइंट के ऊपर ही एक्ट करेगी, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, लोकेलाइज्ड वेक्टर। अब इसमें जो लोकेलाइज्ड वेक्टर है इसमें एक सेकंड पॉइंट भी है, इंपॉर्टेंट है ये भी, सेकंड पॉइंट लोकेलाइज्ड वेक्टर को डिफाइन करने के लिए। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि ये जो वेक्टर होते हैं ना, इनकी जो डायरेक्शन होती है, लोकेलाइज्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो उसी के अलोंग होती है जिसके अलोंग आपकी बॉडी मूव कर रही है। तो जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव करेगी ना, वही डायरेक्शन होगी वेक्टर की, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज always along the direction of motion of body, direction of motion of body। जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है वही डायरेक्शन होगी वेक्टर की, ठीक है। तो लोकेलाइज्ड वेक्टर में आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। इनके पास क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है कि यहाँ पे वेक्टर लगेगा, ठीक है। और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो बॉडी की मोशन की डायरेक्शन के अलग होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फोर्स की बात करें, अगर मेरे पास एक बॉडी है, ये कोई भी बॉडी है, ठीक है। तो भाई इसमें
जो फोर्स लगा हुआ है, मान लो ये पॉइंट ए है, कोई ए पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पे फोर्स लगा हुआ है, ए पॉइंट पे, ठीक है। तो ये फोर्स लगा हुआ है ए पॉइंट के ऊपर। अगर मैं सेम फोर्स को, इसी फोर्स को इस बी पॉइंट पे लगा दूं, इसी सेम फोर्स को मैं बी पॉइंट पे लगा दूं, ठीक है, तो क्या इस फोर्स का जो बी पे लगा हुआ है और इस फोर्स का जो ए पे लगा हुआ है, क्या दोनों के इफेक्ट सेम होंगे? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि दोनों के इफेक्ट क्या हो, सेम हो। क्या पढ़ोगे आप, देखो 11th में अगर टॉर्क पढ़ोगे आप, टॉर्क क्या होता है, तो दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम होगा, दोनों की वजह से फोर्स का जो इफेक्ट होता है ना वो होता है एक्सेलरेशन। तो दोनों फोर्स का चाहे यहां पे लगाएं चाहे यहां पे लगाएं, एक्सेलरेशन तो बॉडी का होगा सेम दोनों केस में, लेकिन दोनों केस में बॉडी पे जो टॉर्क लगेगा, इन फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क लगेगा, इसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा वो अलग होगा, और इसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा वो अलग होगा। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, कितना फोर्स लगाया आपने, किस डायरेक्शन में लगाया, वो तो दोनों में सेम है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस पॉइंट पे आपने इसको अप्लाई किया, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दोनों में डिफरेंट है, तो फोर्स का इफेक्ट भी डिफरेंट होगा। तो ये जो फोर्स है ना, जो फोर्स है एक ऐसा वेक्टर है जो डिपेंड करता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, मतलब इनका अपना एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। अगर वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो गया तो उसका इफेक्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसे वेक्टर जिनके पास एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी होता है, उन वेक्टर को क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने मान लो इधर फोर्स लगाया है, तो भाई आपकी बॉडी भी तो इधर ही मूव करेगी, बॉडी भी मूव करेगी, तो बॉडी की मोशन की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन भी यही है। तो ये जो है इनको क्या बोलते हैं, ऐसे वेक्टर को लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। सेकंड जो टाइप है वो आपकी है, इसी के अंदर देख लो, नॉन लोकलाइज्ड, या 8th टाइप मान लेते हैं इसको। दिस इज नॉन लोकलाइज्ड टाइप 8, दिस इज नॉन लोकलाइज्ड। जो नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर हैं वो बिल्कुल इनके अपोजिट होते हैं। उसमें क्या नहीं होता, उसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। दोज वेक्टर्स विच have no starting point and which have no point of application, इनका कोई point of application नहीं होता। and direction of vector is not along the direction of motion। तो इसमें बिल्कुल अपोजिट होता है दोनों पॉइंट इसके, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो इसका, लोकलाइज्ड का एग्जांपल क्या था भाई, लोकलाइज्ड का एग्जांपल था फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे नॉन लोकलाइज्ड का जो एग्जांपल है वो मैं क्या लूंगा भाई, आप इसको ना ऐसे भी याद रख सकते हो। ये जो नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं ना, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं, ये रोटेशनल मोशन में, या जो रोटेशनल इफेक्ट है उसको शो करते हैं, रोटेशनल इफेक्ट को, ठीक है। जैसे रोटेशनल इफेक्ट का मतलब जैसे एंगुलर स्पीड होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, टॉर्क हो गया, टॉर्क भी तो रोटेट ही करवाता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हो गया, तो एंगुलर जिसमें मतलब रोटेशन आ गई ना, जिस बॉडी के अंदर रोटेशन आ गई, तो वहां पे जो वेक्टर होंगे उससे जुड़े हुए जितने भी वेक्टर होंगे, चाहे उसकी डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे उसकी वेलोसिटी से जुड़ा हुआ एंगुलर वेलोसिटी की बात करें अगर हम, या टॉर्क की बात करें, या एंगुलर मोमेंटम की बात करें, तो जहां भी रोटेशनल मोशन है वहां पे उससे रिलेटेड जितने भी वेक्टर होंगे वो सारे नॉन लोकलाइज होते हैं। जैसे एक बॉडी मान लो ऐसे मूव कर रही है, ऐसे किसी सर्कल में रोटेट कर रही है, ठीक है, ये सर्कल है, इसमें बॉडी रोटेट कर रही है, और ये मान लो इसकी डायरेक्शन है बॉडी की, ये डायरेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे कोई बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है और ये डायरेक्शन है इसकी एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन क्या दे रखी है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, ऐसे बॉडी मूव कर रही है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, इसमें जो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ये जो सर्कुलर पाथ है, इसकी एक्सिस के अलोंग,
इसकी एक्सिस के अलोंग होगी डायरेक्शन इसकी। और अगर बॉडी आपकी ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रही है, तो जो अंगूठा है हमारे राइट हैंड का जो थंब है वो बताएगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ होगी, और होगी किसके अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग। और बेटा इसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता कि भाई यहां से शुरू होके यहां तक है, या कोई इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता, ठीक है। और अब देखो जो आपकी बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है वो तो यहाँ पे मूव कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है, जो डायरेक्शन है वेक्टर की वो यहाँ से पास हो रही है, एक्सिस से पास हो रही है। तो जो मोशन की जो डायरेक्शन है, जैसे यहाँ पे मोशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यहाँ पे मोशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसके टेंजेंट के अलोंग। जो मोशन की जो डायरेक्शन है वो अलग है, और वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हर जगह अलग है। तो जितने भी वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो वेक्टर्स हैं उनका सम कैसे करते हैं, उनको सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे, वेक्टर पे कैसे अप्लाई करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।